दोस्तों, जैसे किसी गाड़ी को चलने के लिए इंजन की ज़रूरत होती है, हमारे शरीर को भी चलने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। वो ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। अगर हमें भोजन नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा। जिस प्रकार से गाड़ी को ईंधन नहीं मिलने पे वो नहीं चलती है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी भोजन नहीं मिलने पे काम करना बंद कर देगा। हमारे जो शरीर के सभी 12 तंत्र हैं वो भोजन पर ही चलते हैं, और भोजन हमारे शरीर के लिए सबसे पहली आवश्यकता है। भोजन और उससे मिलने वाली ऊर्जा ही है वो हमारे शरीर में प्रोटीन्स, मिनरल्स जो कि अपने शरीर में ब्लड को बनाता है, और उसमें कई प्रकार के मिनरल्स मिले हुए होते हैं। प्रोटीन्स, मिनरल्स और वो सब नहीं मिलेंगे जो शरीर को ज़रूरी हैं तो हमारे शरीर में बराबर ब्लड भी नहीं बनेगा, जिससे हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा। उन सब के लिए भोजन और भोजन का सही तरीके से पाचन बहुत ही ज़रूरी है। भोजन में मौजूद सभी प्रकार के मिनरल्स, प्रोटीन्स का हमारे पाचन तंत्र में उनका सही तरीके से पाचन होने के बाद वो ब्लड वेसल्स के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी में जाते हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए न केवल खाना बल्कि उनसे प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो कि सही पाचन से मिलती हैं, वो हमारी बॉडी के सुचारू रूप से काम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। हम कोई भी छोटा से बड़ा काम करते हैं उसके लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती ही होती है। वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ खाने से प्राप्त होता है। खाने में आप पौष्टिक आहार, कोई भी आहार ले, उन सब का सही तरीके से पाचन होना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम समझेंगे कि कैसे आपकी बॉडी पूरी जो भोजन है उसका सही तरीके से पाचन करती हैं, और उसको हमारे शरीर के लिए ऊर्जावान शरीर को बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। जिस तरह से हमारे शरीर को बनने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, उसी तरह भोजन को सही उपयोग करने के लिए पाचन की ज़रूरत होती है। हमारे भोजन का पाचन का कार्य मुंह में ही शुरू हो जाता है। भोजन मुंह में दांतों के माध्यम से कटता है, उसके बाद में भोजन इसोफेगस वेंस नली के द्वारा हमारे पेट में जाता है, और उसके वहाँ भी कई एंजाइम होते हैं, उनके द्वारा उनका सही तरह से पाचन होने के बाद ये बड़ी आंत, उसके बाद में ये बड़ी आंत में भी इसका पाचन कुछ हद तक हो जाता है। बड़ी आंत में जो छोटी आंत में बच जाता है उसका पाचन छोटी आंत में होके जो भी बाकी का वेस्टेज होता है वो बड़ी आंत के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। अब हम मुंह से स्टार्ट होने वाले भोजन की पाचन की पूरी प्रक्रिया, जो कि जहाँ तक भोजन वेस्टेज बाहर निकलता है, उसको विस्तार से एक एक करके उसके बारे में आपको बताएंगे। कैसे भोजन मुंह में क्या कौन कौन सी क्रिया के कारण वो नली से नीचे उतरता है, उसके बाद में छोटी आंत में और बड़ी आंत में वो क्या करता है, उसके बाद में जो मिनरल्स होते हैं वो भोजन में कहाँ जाते हैं, उन सब के बारे में हम आज विस्तार से इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। भोजन के पाचन की शुरुआत हमारे मुंह से होती है। सबसे पहले भोजन को बकल कैविटी, ओरल कैविटी, जिसमें हमारे दांत होते हैं, वो भोजन को काटते हैं, चबाते हैं, पूरी तरह से उसको छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। इस तरह से दांत हमारे भोजन का फिजिकल डाइजेशन का काम मुंह से ही शुरू कर देते हैं। उसके बाद में मुंह में मौजूद सलाइवर ग्लैंड, जो कि हमारे मुंह में लार को स्रावित करती हैं, जिसके माध्यम से खाना लचीला और मुलायम होकर एकदम नीचे जाने के लिए रेडी होता है। हमारे मुंह में उपस्थित पेरिटोइड सलाइवा और उसके साथ में और सुबलिंगल सलाइवा होता है, जो कि हमारे खाने को एकदम लुगदी बना के
उसको एकदम नीचे जाने के लिए छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके उसमें मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उनको काफ़ी हद तक वहीं पे कम करने का कार्य हमारे मुंह में मौजूद जो सलाइवा ग्लैंड्स होती है उनसे निकलने वाला जो सलाइवा होता है वो उसका काम करता है। उसके बाद में जब भोजन पूरी तरह से नीचे जाने के लिए रेडी हो जाता है, उस समय हमारी जो जीभ होती हैं उस पे जो स्वाद तंत्रिकाएँ होती हैं, स्वादिष्ट जो भोजन को टेस्ट जो आपके भोजन के स्वाद के बारे में आपको बताती हैं, वो अपने भोजन को टेस्ट को चेक करके भोजन को एकदम रेडी करके उसको इसोफेगस जो गले के नीचे जो इसोफेगस हैं जिसके द्वारा हमारा भोजन नीचे तक जाता है उसमें पहुंचाने का कार्य करती हैं। ये जो इसोफेगस नली होती हैं जिसको हम बड़ी तंत्रिका या बड़ी नली भी कहते हैं, जिसमें कि छल्ले नुमा आकार के वलय होते हैं जो कि हमारे एकदम मथे हुए भोजन को हमारे पेट तक और भी अच्छी तरीके से पहुंचाने के लिए जो छल्ले नुमा उसमें आकृति होती हैं, रिंग टाइप आकृति होती हैं, वो हमारे भोजन को और भी अच्छे तरीके से हमारे पेट तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। ये इसोफेगस वेंस हैं, वो हमारे भोजन को पेट में ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और एकमात्र नली हैं, जिसके कारण ही भोजन हमारे पेट में पहुंचने के बाद उसमें मौजूद एंजाइम्स, म्यूकस, हाइड्रोक्लोराइड एसिड, ये सभी भोजन को बहुत ही अच्छी तरीके से अलग अलग एंजाइम अलग अलग तरह से उनको पचाने का कार्य करते हैं। जैसे ही भोजन हमारे पेट में पहुंचता है उसमें हाइड्रोक्लोराइड एसिड, म्यूकस और एंजाइम्स, पेप्सिन एंजाइम उसमें से रिलीज हो जाते हैं। जो कि हाइड्रोक्लोराइड एसिड होता है वो हमारे शरीर में जो भी बाहर से वैसिले पदार्थ या कोई ख़राब चीज़ हमारे शरीर के अंदर भोजन के माध्यम से प्रवेश कर जाती हैं, उसको जो उसमें पाए जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैं वो उसको नष्ट करने का कार्य करती हैं। थी जो हाइड्रोक्लोराइड एसिड हैं वो हमारे भोजन के पाचन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके साथ ही जो भोजन की दीवारों पे से जो म्यूकस, इसके साथ ही जो अपने पेट की दीवारों से जो म्यूकस निकलता है वो हमारे पेट की दीवारों की हाइड्रोक्लोराइक एसिड से रक्षा करता है, जिससे कि हाइड्रोक्लोराइक एसिड घातक हमारे पेट के लिए न हो, ये हमारे पेट में अल्सर पैदा न करे। उसके लिए जो ये म्यूकस निकलता है वो हमारे पेट की हाइड्रोक्लोराइक एसिड से रक्षा करने का कार्य करता है और भोजन को और भी ज़्यादा मुलायम बनाने का कार्य ये हाइड्रोक्लोराइक एसिड और म्यूकस करते हैं। उसके बाद में काफ़ी हद तक एंजाइम्स हमारे भोजन को पेट में रेडी करने के बाद जो कॉमन बाइल डक्ट्स और पैनक्रियाटिक डक्ट्स हैं उनमें से रिलीज़ होने वाले जो एंजाइम्स हैं वो हमारे भोजन को और भी कई भागों में तोड़ते हैं। उसके बाद लीवर से स्रावित बाइल एसिड जो हमारे भोजन को फ्रक्टोज को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है और हमारे पित्ताशय से स्रावित पैनक्रियाटिक डक्ट्स होता है वो हमारे भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को सुक्रोज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। इस तरह से भोजन हमारे पेट में पूरी तरह से फ्रक्टोज, सुक्रोज और कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने के बाद ये कॉमन डक्ट के माध्यम से जो हमारे पेट के निचले हिस्से में छोटी आंत होती है उसमें धीरे धीरे ये प्रवेश करने लगता है। भोजन को पेट में इस पूरी प्रक्रिया को करने में 2 घंटे का समय लगता है। ये समय अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होता है। जैसे मांसाहारी
खाने को पचाने के लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत होती है और शाकाहारी भोजन में ये थोड़ा कम समय में पहुंच जाता है। उसके बाद में भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम डुओडेनम कहते हैं। उसके बाद में जो मध्य भाग है उसको जेजुनम, और जो सबसे अंतिम भाग होता है हमारी छोटी आंत का उसे हमें लेलियम कहते हैं। डुओडेनम में भी हमारे लीवर से जो बाइल जूस आता है वो खाने को एंजाइम्स में तोड़ने का काम करता है। उसके बाद में जो लीवर से निकलने वाला एक एंजाइम्स है वो भी हमारे बचे हुए खाने को फ्रक्टोज और फैटी एसिड में बदलने का कार्य करते हैं। हमारी छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर होती है। अब भोजन काफ़ी हद तक पाचन होने के बाद वो छोटी आंत के दूसरे हिस्से जेजुनम में आता है, जहाँ की भोजन और भी अच्छी तरह से पचता है और जो उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें यहाँ से धीरे धीरे भोजन में जो भी मिनरल्स होते हैं वो यहाँ से छोटी आंत के माध्यम से पीलियम और जेजुनम इसके माध्यम से वो उसमें मिलने लग जाते हैं। तो जेजुनम हिस्सा है उसमें ब्लड कैपिलरी में ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड कैपिलरी होती हैं, ब्लड को पूरे शरीर में ले जाने के लिए ब्लड वेसल्स वहीं से जुड़ी हुई होती हैं। वो हमारे ब्लड वेसल्स से जो उससे मिनरल्स प्राप्त होते हैं उनको पूरी बॉडी में ले जाने का काम करते हैं। जेजुनम में हमारे शरीर में जो ब्लड को सभी मिनरल्स मिलने चाहिए वो जेजुनम वहाँ से मिल जाते हैं और ब्लड कैपिलरी के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई करते हैं। जेजुनम के बाद जो हमारे शरीर का जेजुनम के बाद जो हमारे छोटी आंत का सबसे निचले वाला हिस्सा होता है जिसको इलियम कहते हैं, उसमें हमारे भोजन में जो हड्डियों संबंधित जो भी पदार्थ होते हैं, हड्डियों संबंधित जो भी मिनरल्स होते हैं उनका हमारी जो छोटी आंत की लिलियम है उसमें से जो कैल्शियम्स, खनिज वगैरह, कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे बॉडी की हड्डियों के लिए ज़रूरी हैं, लिलियम में उनका पूरी तरह से अवशोषण होता है और वो लिलियम में मौजूद ब्लड वेसल्स से हमारी हड्डियों को कैल्शियम पहुंचाने का कार्य लिलियम के द्वारा होता है। उसके बाद में भोजन पूरी तरह से पचने के बाद बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत जो कि अपेक्षाकृत छोटी आंत से थोड़ी चौड़ी होती हैं और लंबाई में छोटी आंत से कम होती हैं। छोटी आंत में लगभग भोजन का पूरी तरह से अवशोषण हो जाता है। जो भोजन छोटी आंत में पूरी तरह से नहीं पच पाता है उसको बड़ी आंत के माध्यम से भोजन का पूरी तरह से अवशोषण कर लिया जाता है और भोजन में मौजूद सभी मिनरल्स को बड़ी आंत निकाल के उसको हमारी बॉडी तक भेजने का कार्य करती हैं। जो हमारे शरीर की अपेंडिक्स होती हैं वो भी बड़ी आंत से अटैच की हुई होती हैं। हमारी बड़ी आंत में मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट सेसियम, सेकंड पार्ट होता है जो अपेंडिक्स होता है वो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद में जो रेक्टम होता है वो भी बड़ी आंत का ही एक पार्ट होता है। तो इस तरह से ये हमारे भोजन का पूरी तरह से पाचन होने के बाद उसको एनस के द्वारा जो भी विषित पदार्थ या जो भी खाने एंजाइम्स फ्री पदार्थ होते हैं उनको एनम के द्वारा ये शरीर से बाहर त्याग देता है। इस तरह से आपने देखा कैसे हमारे शरीर में कितनी जटिल प्रक्रिया है भोजन को पाचन करने की। भोजन का इस प्रकार जटिल प्रक्रिया के कारण पूरी तरह से पाचन होता है। इस तरह से हमारे भोजन का पूरी तरह से पाचन और अवशोषण होता है। अब आप समझ गए होंगे हमारे शरीर में किस तरह से भोजन का पाचन होता है।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें जो बेल आइकन है उसको दबा के, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर